एक देश जिसका पास्ट इतना पावरफुल है कि दुनिया उसे इग्नोर नहीं कर सकती और जिसका प्रेजेंट इतना कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल है कि सुपर पावर्स भी उसे पूरी तरह डिकोड नहीं कर पा रही है। ये कहानी है ईरान की, लेकिन ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि पावर, आइडेंटिटी, रिलीजन और कंट्रोल के टकराव की कहानी है। तकरीबन 2500 साल पहले जब दुनिया छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड किंगडम से बटी हुई थी, तब पर्शिया, जो कि आज का ईरान है, ये एक सेंट्रलाइज्ड सुपर पावर बनकर उभरा। साइरस द ग्रेट ने सिर्फ एक एम्पायर नहीं बनाया, बल्कि गवर्नेंस की डेफिनेशन ही बदल दी। रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल टॉलरेंस और डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साइरस सिलेंडर को कई हिस्टोरियंस दुनिया का पहला ह्यूमन राइट्स चार्टर मानते हैं, और डेरियस ने रोड्स, टैक्सेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाकर एम्पायर को एफिशिएंटली चलाया। ईरान से इजिप्ट और सेंट्रल एशिया तक फैला ये एम्पायर इतना ऑर्गेनाइज था कि मॉडर्न स्टेट्स के कई कॉन्सेप्ट्स वहीं से इंस्पायर्ड है। लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट के अटैक के बाद ये एम्पायर गिर गया। हालांकि खत्म नहीं हुआ, पार्थियंस और सैसनिड्स ने इसे रिवाइव किया और सेंचुरीज तक रोम के साथ पावर स्ट्रगल चलता रहा। फिर 7th सेंचुरी में अरब इन्वेजन के साथ इस्लाम आया, लेकिन ईरान ने इसे ब्लाइंडली अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि अपनी पर्शियन आइडेंटिटी के साथ ब्लेंड किया, जिससे एक यूनिक पर्शियन इस्लामिक सिविलाइजेशन बनी, जो आज भी ईरान की कोर आइडेंटिटी है। समय के साथ मॉडर्न एरा में ईरान ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एपिक सेंटर बन गया, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी ऑयल। 20th सेंचुरी की शुरुआत में एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी के जरिए ब्रिटेन ने ईरान के ऑयल रिसोर्सेज पर कंट्रोल जमाया और धीरे धीरे अमेरिका बीच में शामिल हो गया। 1953 में CIA और MI6 ने मिलकर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसाद्देक को हटाया, क्योंकि इसने ऑयल को नेशनलाइज करने की कोशिश की थी। इस कूप के बाद शाह महमूद रजा पहलवी को फुल पावर दी गई, जो वेस्ट का एलाई था। शाह ने व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से मॉडर्नाइजेशन शुरू की, लैंड रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन एक्सपेंशन। बट ये डेवलपमेंट लोगों को ऊपर से थोपा हुआ लगा। ट्रेडिशनल रिलीजियस वर्क को ये वेस्टर्नाइजेशन अनएक्सेप्टेबल था, मिडिल क्लास इनइक्वालिटी से परेशान था और गरीब वर्ग को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा था। यही डिस्कनेक्ट धीरे धीरे एंकर में बदल गया, और इसी ने एक ऐसी रिवॉल्यूशन को जन्म दिया जिससे सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, पूरे सिस्टम को बदल दिया। 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे पावरफुल टर्निंग पॉइंट्स में से एक साबित हुई। आयतुल्लाह खामनेई के लीडरशिप में मोनार्की खत्म हुई और ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बन गया, जहां पॉलिटिकल अथॉरिटी और रिलीजियस अथॉरिटी दोनों एक हो गई। सुप्रीम लीडर सिस्टम आया, जिसमें अल्टीमेट पावर एक रिलीजियस फिगर के पास होती है। लॉज शरिया बेस्ड हो गए, वुमेन के लिए हिजाब मैंडेटरी हुआ, मीडिया और एक्सप्रेशन पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगा और डिसेंट को सप्रेस किया जाने लगा। लेकिन सिर्फ कंट्रोल की कहानी नहीं है, ये आइडेंटिटी को रिक्लेम करने की भी कहानी है। जहां ईरान ने खुद को वेस्ट के इन्फ्लुएंस से अलग किया और एक आइडियोलॉजिकल स्टेट के रूप में खड़ा किया, यही आइडियोलॉजिकल शिफ्ट ईरान वर्सेस यूएस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ बना, जिसमें 1979 का यूएस एम्बेसी हॉस्टेज क्राइसिस एक मेजर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस रिवॉल्यूशन ने ईरानियन सोसाइटी को डीपली डिवाइड भी किया। कुछ लोगों के लिए फ्रीडम थी तो कुछ लोगों के लिए रेस्ट्रिक्शंस। रिवॉल्यूशन के तुरंत बाद ईरान को एक और बड़े सर्वाइवल टेस्ट से गुजरना पड़ा, जब 1980 में सद्दाम हुसैन के इराक ने अटैक कर दिया। ये ईरान इराक वॉर तकरीबन 8 साल तक चली और मॉडर्न वॉरफेयर की सबसे ब्रूटल एग्जांपल्स में से एक बनी। इसमें ट्रेंच वॉरफेयर, बैलिस्टिक मिसाइल, केमिकल वेपन्स और चाइल्ड सोल्जर्स तक का यूज हुआ। इसका अंदाजा हम इस चीज से लगा सकते हैं कि 5 लाख से लेके 10 लाख लोगों की जान गई। ये वॉर इकोनॉमिकली डेवास्टेटिंग थी, लेकिन साइकोलॉजिकली और स्ट्रेटेजिकली ईरान के लिए डिफाइनिंग मूवमेंट बन गई। इस वॉर ने ईरान को सेल्फ रिलायंस सिखाई, क्योंकि सैंक्शंस और आइसोलेशन के कारण उसे खुद अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ी। इसी फेज में ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर की फाउंडेशन रखी, एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के बजाय इनडायरेक्ट और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके अपनाता है। आज के टाइम में ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक लेवरेज उसका ज्योग्राफी है, स्पेशली हॉर्मुज स्ट्रेट। ये सिर्फ एक नैरो वाटरवे नहीं, बल्कि ग्लोबल एनर्जी की लाइफलाइन है, जहां से लगभग 20 से 25% वर्ल्ड की ऑयल सप्लाई गुजरती है। अगर ईरान इस रूट को ब्लॉक करता है या इवन थ्रेटन भी करता है, तो ऑयल प्राइसेस इंस्टेंटली स्पाइक करते हैं और ग्लोबल मार्केट्स अनस्टेबल हो जाते हैं। इसी वजह से इसे ईरान का इनविजिबल न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है, क्योंकि बिना एक्चुअल वॉर के भी पूरी दुनिया को इम्पैक्ट कर सकता है। यूएस नेवी और अलाइड फोर्सेस लगातार इस रीजन में प्रेजेंस बनाए रखते हैं, लेकिन ईरान की कोस्टल मिसाइल सिस्टम्स, नेवल माइंस और फास्ट अटैक बोट्स इसे हाईली सेंसिटिव जोन बनाते हैं। यानी ईरान के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद डिस्प्रोपोर्शनेट ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। अगर मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो ईरान ने पिछले 2 दशकों में क्वाइटली लेकिन स्ट्रेटेजिकली अपनी कैपेबिलिटीज को बिल्ड किया है। इसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में शार्प और सेजल जैसे सिस्टम शामिल है, जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है।
इसके अलावा ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज, मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म्स और डिसेंट्रलाइज्ड कमांड सिस्टम बनाए ताकि किसी अटैक की सिचुएशन में भी उसकी रिस्पांस कैपेबिलिटी बनी रहे। ईरान ने ड्रोन्स में काम किया है। ईरान ने ड्रोन्स की कैपेबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ाई है। स्पेशली शाहिद सीरीज को मास स्केल पर डेवलप किया जो लो कॉस्ट लेकिन इफेक्टिव है। ये ड्रोन्स रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में भी देखने को मिले हैं, जिससे क्लियर होता है कि ईरान क्वांटिटी और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करता है, ना कि सिर्फ हाई एंड टेक्नोलॉजी पर। यही रीजन है कि इतने सारे सैंक्शंस के बावजूद उसकी मिलिट्री डिफेंस कैपेबिलिटी स्ट्रांग बनी हुई है। ईरान की सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी उसकी प्रॉक्सी नेटवर्क और इकोनॉमिक अडेप्टेशन में दिखाई देती है। हमास, हिजबुल्लाह, हुती जैसे ग्रुप्स ईरान के अलाइन माने जाते हैं जो रीजन में यूएस और इजराइल के इंटरेस्ट को लगातार चैलेंज करते रहते हैं। इससे ईरान डायरेक्ट वॉर में उतरे बिना ही अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखता है। इसे एक तरह की शैडो वॉरफेयर कह सकते हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पर भी ईरान ने खुद को अडॉप्ट किया है। यूएस सैंक्शंस के बाद इसने ऑयल को डॉलर के बजाय युआन, रूबल, रुपीस और बार्टर डील्स में बेचना शुरू किया। चाइना और रशिया के साथ उसकी पार्टनरशिप ने उसे सर्वाइवल का अल्टरनेटिव रूट दिया। इंडिया के साथ भी ईरान का रिश्ता स्ट्रेटेजिक रहा है। चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट सेंट्रल एशिया तक इंडिया की एक्सेस के लिए क्रूशियल है। हाल के टेंशंस में इंडिया ने डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन से अपने टैंकर सेफली निकाल लिए और ईरान ने इंडिया को फ्रेंडली नेशन की कैटेगरी में रखा, जिससे फ्यूचर रिस्क कंपैरेटिवली कम हो गया। लेकिन इन सबके बीच ईरान की सबसे बड़ी चैलेंज उसकी इंटरनल डायनामिक्स ही है। यंग पॉपुलेशन जो इंटरनेट और ग्लोबल कल्चर से जुड़ी है, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज चाहती है, जबकि सिस्टम अभी भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेंटेन करता है। विमेन लेड प्रोटेस्ट स्पेशली रिसेंट ईयर्स में ये दिखाते हैं कि सोसाइटी में चेंज की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इकोनॉमिक प्रेशर, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और सैंक्शंस का असर आम लोगों पर साफ दिखाई देता है, जिससे डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, रिवोल्यूशनरी गार्ड, सर्विलेंस सिस्टम और लीगल फ्रेमवर्क इतना मजबूत है कि अपोजिशन को पूरी तरह उभरने नहीं देता। ये कंट्राडिक्शन ईरान को एक पैराडॉक्स बनाता है। एक तरफ हाईली स्ट्रेटेजिक और रीसाइलेंट स्टेट और दूसरी तरफ इंटरनली रेस्टलेस सोसाइटी। इसलिए ईरान सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि एक ऑनगोइंग क्वेश्चन है। क्या ये अपने इंटरनल प्रेशर को मैनेज करके फिर से राइज करेगा, या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरनल अनरेस्ट इसे लगातार इनस्टेबिलिटी में रखेंगे? इसका आंसर फ्यूचर में छुपा है, लेकिन इतना तय है कि ईरान की डायरेक्शन सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जियोपॉलिटिकल बैलेंस को शेप करेगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन मुलाकात होगी आपसे अगले मुद्दे पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुश रहें और अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू।